हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वर्गांग पंचाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं सर्वर हिंदी सीरीज एएस नेटवर्क जोन यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हम लोगों का ये जो सेशन है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए, वैसे तो सेशन का टाइटल देखकर आप लोगों ने पता लगा लिया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा सेंटर के बारे में। जी हां, सो डेटा सेंटर के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो डीप ड्राइव हम जानेंगे आज के सेशन में। जिन चीजों को मैंने बेसिकली डेटा सेंटर कंपोनेंट के नाम से डिवाइड कर दिया, सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, तो डेटा सेंटर के अंदर डीपली वो सारी चीजें जानेंगे। अगर आप फ्रेशर हैं, अभी जैसे आपने बैचलर्स कंप्लीट करी या मास्टर्स कंप्लीट करी है, या आप ऑलरेडी आईटी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, किसी कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या डेटा सेंटर सपोर्ट दे रहे हैं, तो अगर मैं आपसे भी काफी सारे डेटा सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा, सो डेफिनेटली आप कहोगे कि यार हम डेटा सेंटर पर सपोर्ट देते हैं लेकिन रिमोटली। तो ऐसे केस में यानी कि आईटी प्रोफेशनल होने के बावजूद भी काफी सारी चीजें हम डेटा सेंटर के बारे में नहीं जानते। तो आज के सेशन में जानेंगे कि क्या क्या चीजें होती है डेटा सेंटर के अंदर, कैसा डेटा सेंटर दिखता है, और एक और चीज जो बड़ी अमेजिंग होगी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज के सेशन में कि काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने डेटा सेंटर को उठाकर पानी में छोड़ रही है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना। तो क्या है सच, वो सारा का सारा सच जानेंगे आज के सेशन में। तो चलिए आज का सेशन बिना लेंथी किए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब कभी हम बात करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक की, जैसे आज के सेशन में हम बात करने वाले डेटा सेंटर के बारे में, तो डेटा सेंटर से रिलेटेड अगर मैं आप लोगों से कुछ भी क्वेरीज करता हूं तो आप में से बहुत सारे जितने भी व्यूअर्स हैं आंसरिंग्स करेंगे, कुछ करेक्ट आंसरिंग्स करेंगे, कुछ हो सकता है सजेशंस देंगे, कुछ हो सकता है कि जस्ट एवे ही हवा में तीर चला रहे हो। अगर किसी से भी बात की जाए तो ज्यादातर ऐसा ही सिनेरियो के अंदर निकल कर आता है, लेकिन एज अ बीइंग मेंटोर और ट्रेनर हम लोगों को सारी की सारी चीजें सेशंस को डिजाइन करना पड़ता है सो दैट कहीं भी किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो। और साथ साथ हम लोग एक चीज और ध्यान रखते हैं कि सेशन को बनाते समय, कस्टमाइज करते समय कोई चीज छूट ना जाए। राइट, सो आज के सेशन के अंदर मैंने डेटा सेंटर के बारे में जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों को एज अ कंपोनेंट यहां पर डिवाइड किया है और वो सारे कंपोनेंट्स जानेंगे वन बाय वन, सारी की सारी चीजें। राइट, सो हमने अगर मैं बात करूं सबसे पहली चीज डेटा सेंटर के बारे में, तो डेटा सेंटर एक ऐसी लोकेशन है, एक ऐसा एरिया है जहां पर आप बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगाने वाले हैं। इक्विपमेंट्स एज इन, सबसे पहला इक्विपमेंट या सबसे पहला डेटा सेंटर का कंपोनेंट है विच इज कॉल्ड सर्वर्स। राइट, सो सर्वर्स के बारे में अगर आप अभी नहीं जानते, फ्रेशर से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या अभी आईटी फील्ड के अंदर जस्ट बिगिनिंग की है, सो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वर से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक सेशन डिजाइन कर चुका हूं कि फिजिकल सर्वर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, वर्चुअल सर्वर्स क्या होते हैं या क्लाउड सर्वर्स क्या होते हैं। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो उस सेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ साथ ऊपर कमेंट के अंदर, ऊपर जो आपका आई बटन है वहां पर भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप गो थ्रू कर सकते हैं और उसके बाद इस सेशन को गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर चाहें तो पहले इस डेटा सेंटर के कंसेप्ट्स को, सेशंस को आप गो थ्रू कर ले और बाद में उसके बाद आप सर्वर्स के बारे में चीजें जान ले। ऐसा कोई यहां पर ऐसी मारामारी नहीं है कि सर्वर्स के बारे में नहीं जानते तो डेटा सेंटर के बारे में नहीं जानेंगे, या डेटा सेंटर्स के बारे में जान लिया तो बाद में सर्वर्स के बारे में जानेंगे तो लगेगा कि यार कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वर भी जो पार्ट है वो हमारे डेटा सेंटर का ही एक इक्विपमेंट या एक कंपोनेंट है। राइट, सो आज के इस डेटा सेंटर के बारे में अगर हम बात करें तो डेटा सेंटर एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप काफी सारे कंपोनेंट्स लगाने वाले डेटा सेंटर के अंदर। वो क्या कंपोनेंट्स है? अगर मैं बात करूं इन कंपोनेंट्स को आज के सेशन में मैंने 10 डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, यानी कि 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला सब्जेक्ट है विच इज कॉल्ड सर्वर्स। सो सर्वर्स में अगर मैं बात करूं, अभी मैं जो बात कर रहा हूं सेशन के अंदर, वो बात कर रहा हूं फिजिकल सर्वर्स की, नॉट वर्चुअल सर्वर और नॉट क्लाउड सर्वर्स। राइट, सो फिजिकल सर्वर एज इन, अच्छा, जब सर्वर्स के बारे में बात कर रहे हैं और डेटा सेंटर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये डेटा सेंटर सबसे पहली बात ये आती है कि लगाना क्यों, किसके लिए लगाना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डेटा सेंटर दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं पर्सनल, जो कि पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल करना है, जैसे कि एएस नेटवर्क जोन के बारे में बात करूं तो एएस नेटवर्क जोन जब आप लोगों को ट्रेनिंग्स देता है
ऑनलाइन यानी कि YouTube सेशन के थ्रू तो ट्रेनिंग्स देता ही है, क्लासरूम ट्रेनिंग्स भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, साथ साथ आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अब ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करनी है, अगर किसी ने क्लासरूम ट्रेनिंग करनी है तो वेल एंड गुड है, वो क्लासरूम के अंदर आएगा, विजिट करेगा और विजिट करने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर उसे मिल जाएगा और वो सारी की सारी लैब्स कर लेगा। लेकिन अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कर रहे हैं तो ऑनलाइन के लिए क्या करना है? ऑनलाइन के लिए एएस नेटवर्क जोन ने अपना एक डेटा सेंटर लगाया जहां पर आप सारा का सारा जो भी लैब्स है जो आप क्लासरूम में सीखते हैं वो सारा ऑनलाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर या सारा का सारा सेटअप एएस नेटवर्क जोन ने अपने लिए किया है, जो कि पर्सनल डेटा सेंटर है, राइट। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, आप में से कोई भी ऑडियंस में से कोई भी व्यूअर अगर आकर कहता है कि सर मैं एक नया स्टार्टअप कर रहा हूं और मुझे होस्टिंग के लिए एक सर्वर चाहिए, तो क्या आप मेरे को सर्वर दे देंगे? एएस नेटवर्क जोन के अंदर वो डेटा सेंटर के अंदर प्लेसमेंट दे देंगे? सो मेरा आंसर होगा नहीं, उसके अंदर मैं आपको प्लेसमेंट नहीं दे सकता। हाँ, वैसे उसमें काफी सारी कैटेगरीज आती हैं, जैसे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, है ना। तो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, इस दिन अगर मैं बात करूं, होस्टिंग का ये कंपोनेंट है वर्चुअल सर्वर। सो एएस नेटवर्क जोन आपको नहीं देगा, या इसके अलावा किसी और कंपनी से बात करेंगे तो वो भी आपको डिनाई करेगी अनटिल अनलेस उनका वो पर्सनल डेटा सेंटर ना हो। तो पर्सनल डेटा सेंटर में सभी मना करते क्योंकि उनके खुद के प्राइवेट टास्क के लिए। वेल, दूसरा जो डेटा सेंटर है ये है पब्लिक डेटा सेंटर। अब पब्लिक डेटा सेंटर के अंदर क्या होता है? पब्लिक डेटा सेंटर के अंदर हम जो सर्वर्स लगाते हैं, या हमारे सर्वर्स तो होते ही होते हैं, प्लस हम दूसरी कंपनीज के लिए भी सर्वर लगाते हैं, राइट। सो अगर मैं बात करूं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, सारी की सारी चीजों को एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, तो मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है सिस्टम एसएलए टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, राइट। सो ये कंपनी, इसी कंपनी के अंडर अगर मैं बात करूं एएस नेटवर्क जोन रन होती है, यानी कि ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराती है, इसकी एंटिटी एक कंपोनेंट है, राइट। सो सिस्टम एसएलए कंपनी एक आईटी कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सपोर्ट देती है। किसी को किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए, डेवलपर्स चाहिए, मैन पावर चाहिए, डेटा सेंटर चाहिए, सर्वर्स की रिसोर्सेज चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज आपको सिस्टम एसएलए में मिल जाती है। प्लस अगर आपको ट्रेनिंग्स चाहिए तो इन्हीं का एक डिपार्टमेंट कह सकते हैं, या इन्हीं का एक सब कंपनी या एंटिटी कह सकते हैं, विच इज एएस नेटवर्क जोन। तो एएस नेटवर्क जोन क्या करती है? ट्रेनिंग्स देती है, राइट। सो अभी मैं बात करने वाला हूं पूरे सेशन के अंदर सिस्टम एसएलए को लेकर। सो सिस्टम एसएलए टेक्नोलॉजीज एक कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करती है। सो अभी सिस्टम एसएलए को एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें वो, या प्रोजेक्ट भी नहीं, बेसिकली एक डेटा सेंटर सेटअप कर रहे थे, तो इन्होंने एक डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए लोकेशन ढूंढी। अब ये लोकेशंस कौन सी हम लोगों को ढूंढनी चाहिए? क्या एक छोटा सा कमरा ले ले, या एक बड़ा कमरा ले ले, या एक हॉल ले ले जहां पर हम ये सारा सेटअप करें? आइडियली अगर मैं बात करूं तो काफी सारी चीजें हम लोगों के दिमाग में होती है जब कभी हम एक डेटा सेंटर को सेटअप करते हैं, राइट। सो सबसे पहली चीज, इस डेटा सेंटर के अंदर कितने सर्वर्स को हम प्लेस करने वाले, ये सबसे बड़ा गेम है, राइट। सो यहां पर ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है कि डेटा सेंटर के अंदर एक सर्वर होगा, 2 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, तभी हम डेटा सेंटर बोलेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेल, बट अगर कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को मैं लेकर अगर मैं बात करूं तो तकरीबन ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको, वैसे जैसे मैंने कहा कि वेरिएबल कोई फिक्स नहीं है कि एक डेटा सेंटर में कितने सर्वर्स हो सकते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट्स वहां हो सकते हैं डेटा सेंटर के अंदर सर्वर्स, वो कम या ज्यादा भी हो सकते हैं नंबर ऑफ। अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेकर चल रहा हूं कि सिस्टम एसएलए कंपनी एक डेटा सेंटर स्टार्ट करी जिसमें अराउंड 3000 सर्वर्स का हम सेटअप करने वाले हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं, राइट। तो अब 3000 सर्वर्स के लिए, क्योंकि अगर मैं बात करूं एक सर्वर की, एक फिजिकल रैक सर्वर की या ब्लेड सर्वर की, तो वो आप देख सकते हैं कितना बड़ा होता है, राइट। और अगर आप लोग आईटी प्रोफेशनल हैं और फिजिकल सर्वर्स पर आप लोगों ने काम किया है तो आप लोगों को वैसे ही पता होगा कि एक सर्वर कितना स्पेस लेता है, राइट। और इस सर्वर को जब हम रन करते हैं तो कितना ज्यादा नॉइस करता है या कितनी ज्यादा हीट आती है, काफी सारी चीजें हमें यहां पर चेकलिस्ट चेक करके रखनी पड़ती है डेटा सेंटर के अंदर, राइट। तो अभी सिस्टम एसएलए का टारगेट है कि 3000 सर्वर्स का हम डेटा सेंटर बना रहे हैं। तो उस 3000 डेटा सेंटर के सर्वर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसी लोकेशन को सर्च आउट करना पड़ेगा जो जहां पर सारी चीजें अवेलेबल हो, सारी चीजें एज इन नेटवर्क कनेक्टिविटी सबसे अच्छी हो, ऐसा ना हो कोई भी डाउन टाइम हो, क्योंकि आप जब अक्सर बैंक्स में जाते हो और सुनने को आता है कि सर्वर डाउन है, सो माइट भी हो सकता है कि सर्वर तो ठीक चल रहा है लेकिन आपके बैंक की कनेक्टिविटी उस डेटा सेंटर के साथ अभी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से सर्वर डाउन है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो। या उस डेटा सेंटर के अंदर अगर मैं बात करता हूं, डेटा सेंटर के अंदर पावर सप्लाई होनी चाहिए,
सबसे ज्यादा बड़ा गेम तो पावर सप्लाई का ही है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं उसमें, जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करूंगा मैं भी। अभी सबसे पहली बात हो रही है लोकेशन की, लोकेशन कौन सी फाइनलाइज करें। सो सबसे पहली चीज, लोकेशन हमें वो चूज करनी चाहिए जहां पर सबसे पहला हम लोगों को इस तरीके का डर ना हो कि फ्लड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। यानी कि अगर तूफान आते हैं किसी भी तरीके के, चाहे वो टोर्नेडो आ रहा है या वाटर के थ्रू आ रहा है, मैंने अगर डेटा सेंटर कोई रिवर के पास प्लान कर लिया और वहां पर इतना ज्यादा फ्लड आ गया कि पानी की वजह से मेरा सारा का सारा डेटा सेंटर डूब गया या मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, तो ऐसे केस में बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे, राइट। सो मुझे एक ऐसी डेडिकेटेड लोकेशन चूज करनी चाहिए। सो अभी मैं बात करूं, सबसे ज्यादा डेटा सेंटर्स आपको है तो बैंगलोर में मिलेंगे, चेन्नई में मिलेंगे, चंडीगढ़ में आपको डेटा सेंटर्स मिल जाएंगे। अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो अभी इंडिया के अंदर मैक्सिमम अराउंड 127 डेटा सेंटर्स है। और अगर ग्लोबली में बात करूं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो प्लेस्ड है वो चाइना में है, राइट। तो अभी इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, इतनी ज्यादा चीजें आ रही है, नॉट ओनली इन इंडिया, अगर मैं काफी सारी कंट्रीज को लेकर बात करूं, जिस तरीके से हम आजकल डिजिटलाइज हो रहे हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर इतनी ज्यादा पोस्टिंग कर रहे हैं, वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, रील्स पोस्ट कर रहे हैं, फोटोज पोस्ट कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में इन डेटा सेंटर्स की नंबर ऑफ क्वांटिटीज भी बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे क्वांटिटीज बढ़ेगी तो नेचुरल सी बात है, हम लोगों की, मेरी और आपकी, सभी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी और सभी कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह वेल प्लेस्ड होंगे, राइट। सो अभी हम एज्यूम करके चलते कि मैंने बैंगलोर एक लोकेशन चूज करी कि जहां पर मैं डेटा सेंटर लोकेशन फाइनलाइज कर रहा हूं 3000 सर्वर्स के लिए। लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब लोकेशन लेते हैं हम साथ साथ एक चीज और ध्यान रखते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया आसपास ना हो, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया आसपास से तो बहुत सारे और भी चैलेंजेस आएंगे। तो हमें एक कमर्शियल एरिया देखना पड़ेगा जहां पर इस तरीके की चैलेंजेस ना आए और आमतौर पे हीनियस कुछ भी क्राइम होते हैं तो मैं अपने डेटा सेंटर को सेव कर सकूं, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है, मंदिर पास में है, मस्जिद पास में है या कुछ और चीजें, तो इस तरीके की कई बार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती है। रेजिडेंशियल एरिया को अगर मैं छोड़ता हूं, कमर्शियल एरियाज में जाता हूं या खुले ऐसे एरिया के अंदर, ग्राउंड के अंदर जाता हूं जहां पर इस सारी तरीके की चीजों की प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे लिए वो एरिया बहुत अच्छा है, राइट। और वो लोकेशन मैं वहां पर फाइनलाइज कर देता हूं। अब जब बैंगलोर के अंदर मैंने लोकेशन फाइनलाइज कर दी तो क्या वो सफिशिएंट होगा? आइडियली आंसर वुड बी नो। क्यों? क्योंकि जो चीजें मैं बैंगलोर में लगा रहा हूं वही मिरर कर मुझे लगानी पड़ेगी किसी दूसरी लोकेशन पर भी। रीजन मीन कि मैंने अभी अपनी तरफ से सारी की सारी जितनी भी बैड थिंग्स होती है वो सारी चीजें सोच ली, एज्यूम कर ली कि क्या क्या चीजें वर्स्ट सिचुएशंस आ सकती है उस डेटा सेंटर के साथ। अभी तो ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर अगर वो प्रॉब्लम्स आ गई तो मेरा वो डेटा सेंटर डाउन हो जाएगा और उस डेटा सेंटर के अंदर जितने भी सर्वर्स लगे, माइट बी कि उन सर्वर्स की कनेक्टिविटी उन कंपनीज को मैं प्रोवाइड ना करा पाऊं जहां पर मुझे इनकी कनेक्टिविटीज प्रोवाइड करानी। तो यानी कि डेटा सेंटर ए का सेम रेप्लिका या मिरर कॉपी बनाकर रखनी पड़ेगी मुझे किसी दूसरी लोकेशन पर, यानी कि साइट बी। एक डेटा सेंटर है साइट 1, एक डेटा सेंटर है साइट बी, और इस साइट बी को भी कहीं ऐसा ना हो कि मैं बैंगलोर में ही बना दूं, क्योंकि बैंगलोर में अगर वो चैलेंजेस आ रहे हैं तो फिर बैंगलोर में साइट बी को भी चैलेंजेस आएंगे। तो ऐसे केस में मुझे कोई दूसरी लोकेशन चूज करनी चाहिए। सो माइट बी मैं गुड़गांव के अंदर एक लोकेशन ले लूंगा और गुड़गांव के अंदर साइट बी को कॉन्फ़िगर कर दूंगा। तो वहां अगर मैंने 3000 सर्वर्स लगाए तो 3000 सर्वर्स की रेप्लिका या एक कॉपी मुझे यहां भी लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे देना है एक अच्छा सपोर्ट, यानी सिस्टम एसएलए कंपनी को एक अच्छा सपोर्ट देना है। तो ऐसे केस में 3000 सर्वर्स की कॉपीज यहां भी लगेगी, राइट। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, या कई बार केस टू केस वेरी भी करती हैं। 3000 नहीं लगेंगी, 1500 सर्वर्स मैंने वहां लगा ली और 1500 सर्वर्स यहां लगा ली, वो भी सारी चीजें कर सकता हूं। बट डिपेंड करता है केस टू केस। अगर आपके सारे सर्वर्स जो आप क्लाइंट को देने वाले वो वर्चुअल है तो फिर 1500 सर्वर्स आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सर्वर्स फिजिकल है तो ऐसे केस में चीजें वेरी करती हैं, राइट। तो उस हिसाब से हमें चीजें देखनी पड़ेंगी। इसके बाद जब डेटा सेंटर लोकेशन फाइनलाइज हो गई तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है मुझे फाइनलाइज करना पड़ता है डेटा सेंटर के अंदर सबसे पहली चीज कि किस तरीके की कंपनी के मैं सर्वर्स को यूज करूंगा, राइट। सर्वर्स में एचपी के लूंगा, डेल के लूंगा, आईबीएम के लूंगा, फिजित्सु के लूंगा, सिस्को के लूंगा, सन के लूंगा, एक किस कंपनी के लूंगा। अभी मैं हार्डवेयर के बारे में बात कर रहा हूं, ओएस के बारे में कोई भी बात नहीं हो रही है, राइट। तो यहां पर सर्वर्स किस कैटेगरी के? अब आमतौर पर जब सबके सब माइंड में आप लोग भी जब मेरे को सजेस्ट कहोगे आप में से बहुत सारे यूजर्स या ऑडियंस कि सर डेल के सर्वर्स ले लो, हम लोगों ने काम किया बहुत अच्छा है। कुछ कहेंगे नहीं सर एचपी के सर्वर्स ले लो, बहुत अच्छा सपोर्ट है। कुछ कंपनीज कहेगी सर फिजित्सु के सर्वर्स ले लो, शायद मार्केट रेट के हिसाब से आपको थोड़ा सस्ता मिल जाए। लेकिन यहां रेट सस्ते की बात नहीं है, हम लोगों को चाहिए परफॉर्मेंस, सपोर्ट, सारी की सारी चीजें चाहिए। तो सर्वर्स
ऑन एन एवरेज ऐसा भी नहीं कि मैं एक ही कंपनी के सर्वर्स लगा दूंगा कि सारे सर्वर्स रैक के अंदर मैंने एचपी लगा दिए, डेल लगा दिए या आईबीएम लगा दिया और पूरा डेटा सेंटर एक ही कंपनी से भरा पड़ा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करते हम। आमतौर पे जब कभी सर्वर्स को फिक्स करते हैं रैक के अंदर तो वहां पर मिक्स एनवायरमेंट रहता है। मोस्ट ऑफ मिक्सअप एज इन अगर मैं बात करूं, कुछ सर्वर्स एचपी के लगाए तो कुछ डेल के होंगे, कुछ आईबीएम के होंगे, राइट। वैसे तो रिक्वायरमेंट भी वेरी करती है, बट कुछ ये सारी की सारी चीजें भी हम स्ट्रेटेजी दिमाग में रखते हैं। सो सबसे पहला हमारा जो डेटा सेंटर लगाने के बाद साइट ए और साइट बी दोनों, जब मैंने साइट को सेट कर दिया कि मैं किस लोकेशन पर लगा रहा हूं, जैसे कि आप लोगों को बताया पहली साइट बैंगलोर, दूसरी साइट गुड़गांव, तो ऐसी लोकेशन पर अब मैं सर्वर्स लगा रहा हूं, सर्वर कंपोनेंट्स लगा रहा हूं, फिजिकल सर्वर्स लगा रहा हूं, राइट। तो हमारा ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। पहला कंपोनेंट हो गया सर्वर्स। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, क्योंकि हम इतनी ह्यूज क्वांटिटी के अंदर आजकल डेटा सेव कर रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या हर जगह, तो ऐसे केस में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्टोर करने के लिए स्टोरेज। जैसे कि आप रील्स जब बनाते हैं तो वो रील्स माइट भी हो सकता है कि आप अपने घर में किसी कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर वो सेव करते हो, सो दैट कि अगर मेरा वो अकाउंट डिलीट हो गया तो मैं ये सारी रील्स को उठाकर दोबारा अपलोड कर दूंगा, राइट। इसी तरीके से एज अ बैकअप अगर आपने जैसे अपने पास रखा है तो इंस्टाग्राम या फेसबुक ने भी कहीं रखा हुआ होगा, राइट। तो वो जो डेटा स्टोर हो रहा है, आप जैसे पता नहीं कितने करोड़ों यूजर से जो डाटा अपने पास स्टोर कर रहे हैं, और अभी रील्स के बारे में भी छोड़ दें तो काफी सारा और भी पर्सनल डेटाज होते हैं जो कंपनीज के यूज होते हैं, जो कि हाईली सिक्योर होते हैं, राइट। जैसे कि हम गूगल ड्राइव पे डेटा सिक्योर करके रखते हैं, हम वन ड्राइव पे डेटा सिक्योर करके रखते हैं, और काफी सारी इस तरीके की हमारे पास एरिया स्पेसिफिक है जहां पर हम क्लाउड पे डेटा आजकल प्रेफरेंस देते हैं कि सेव करके रख लें। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क में डेटा रखेंगे तो उस हार्ड डिस्क को मुझे हर जगह कैरी करना पड़ेगा, हार्ड डिस्क खराब हो गई तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मैंने डेटा अगर वन ड्राइव पे रखा है माइक्रोसॉफ्ट के पास, मैं आपको गाइस बता दूं कि अभी मैं गूगल ड्राइव और वन ड्राइव के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है। आपको जो बेहतर लगता है आप वो यूज कर सकते हैं, राइट। सो अब जब हम ड्राइव्स पे यानी कि क्लाउड ड्राइव्स पे डेटा सेव करते हैं तो हमें बेनिफिट्स होता है कि जस्ट एक ईमेल आईडी हमने टैग करनी है अपने फोन के अंदर और वो हमें गूगल ड्राइव एक्सेस हो जाएगी या वन ड्राइव एक्सेस हो जाएगी। सेम फॉर द लैपटॉप, सेम फॉर द डेस्कटॉप। अगर मेरे पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स है जहां पर मैं काम करता हूं तो वहां पर मुझे वो सारा डेटा एक्सेस हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब वो डेटा स्टोर करते हैं तो कंपनीज आपको अराउंड, कुछ कंपनीज है 1 GB डेटा देती है स्पेस स्टोर करने के लिए, कुछ कंपनी कहती है 15 GB, कुछ कंपनी कहती है 50 GB, कुछ कंपनीज है 100 GB तक का डेटा स्टोर करने के लिए आपको दे देती है स्पेस। लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा डेटा स्टोर करना है तो फिर क्या करेंगे, ऐसे केस में हम फंस जाएंगे, है ना। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। तो जो कंपनीज डेटा सेंटर लगा रही है या कंपनीज के अंदर जो डेटा सेंटर के अंदर सर्वर्स लग रहे हैं, तो वो कंपनी पैसा कैसे अर्न कर रही है, वो आपसे क्लाउड पर से स्पेस खरीदते हैं जब हम लोग, उससे वो पैसा निकाल रही है और उसका बैकअप भी दे रही है, मेंटेनेंस भी कर रही है, क्योंकि यहां पे काफी सारी चीजें होने वाली है, राइट। तो दूसरा हमारा डेटा सेंटर के अंदर कंपोनेंट आता है विच इज कॉल्ड स्टोरेज। और स्टोरेज के अंदर भी हमारे पास 3 डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जो स्टोरेज के अंदर काम करते हैं। सबसे पहला सेगमेंट है डैश। डैश स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, राइट। ये डैश का मतलब है जैसे कि आप कुछ ऐसा समझ लें कि जैसे आपके लैपटॉप के अंदर लगी डायरेक्ट हार्ड डिस्क जो है, जो कंप्यूटर लैपटॉप परचेज करते हैं उसके साथ एक हार्ड डिस्क लगी हुई आती है, तो उस हार्ड डिस्क को हम डैश बोलते हैं, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। इसी तरीके से कंप्यूटर्स के अंदर भी हो सकती है, जो आपने हार्ड डिस्क लगाई है, चाहे वो 1 TB की, 2 TB की है या 5 TB की, राइट। जितने भी टीबी की है वो डैश डायरेक्ट अटैच स्टोरेज है। इस केस में क्या होगा, इस डैश के अंदर सबसे बड़ा ठीक है बेनिफिट है कि कंप्यूटर ऑन करो और जस्ट सारा का सारा डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं इंस्टेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके कंप्यूटर की रैम खराब हो जाए, आपके कंप्यूटर का मदरबोर्ड खराब हो जाए, सीपीयू खराब हो जाए, तो आप उस हार्ड ड्राइव को एक्सेस नहीं कर सकते, प्रॉब्लम आएगी। डैश में ये तो बेनिफिट था कि हम इंस्टेंट डेटा कैपेसिटी के अंदर सेव कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंस्टेंट अगर आपके पास रैम खराब हो गई, सीपीयू खराब हो गया, तो आप उसमें डेटा स्टोर करके नहीं रख सकते। तो डेटा कहां रखना पड़ेगा स्टोर करके, दूसरी कैटेगरी है हमारे पास स्टोरेज के अंदर ही विच इज कॉल्ड नेस, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। ये नेटवर्क अटैच स्टोरेज के बारे में बात करें तो स्मॉल, ज्यादातर मैं अगर इनिशियल लेवल पे बात करूं तो स्मॉल कंपनीज जो है वो सबसे ज्यादा पहले इसको प्रेफरेंस देती है, क्योंकि सस्ता स्टोरेज होता है। एक ऐसा स्टोरेज यानी कि एक ऐसा स्टोरेज बॉक्स है जिसके अंदर काफी सारी हार्ड डिस्क लगी हुई है, और इस डिवाइस को यानी कि अगर मैं बात करूं ये कैसा दिखता है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं, राइट। तो ये हमारा नेस है। इसका अगर मैं बात करूं, इसकी कनेक्टिविटी हम डायरेक्ट कर देते हैं नेटवर्क से।
सो जैसे ही नेटवर्क से कनेक्टिविटी कर देते हैं तो ये नेटवर्क पे हम सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। किस यूजर को हमने कितनी कैपेसिटी देनी है वो सारा का सारा डेटा या वो सारी की सारी जो परमिशंस हैं, रोल एंड परमिशंस, वो हम इस NAS के अंदर सेट करके रख सकते हैं। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और सस्ता भी होता है। अब आप कहोगे कि सर कितना सस्ता, क्या 1500 रुपए में हम NAS परचेज कर सकते हैं? आंसर वुड बी नो, नहीं। NAS के ऊपर अलग अलग कंपोनेंट्स है। अगर आप लोगों को NAS के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है या NAS को अगर परचेज करना है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का हैंडल आपको मिल रहा होगा यहां पर। मैं NAS के बारे में बता दूंगा, सजेस्ट कर दूंगा कि NAS अगर आप परचेज कर रहे हैं और कितने टीवीज का परचेज कर रहे हैं या कौन सा परचेज करना चाहिए, साइज में भी अगर आपको इश्यूज है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा। आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर NAS के बारे में बता दूंगा और कौन सी कंपनी का भी NAS परचेज करना चाहिए। राइट। सो अगेन मैं फिर एक और बात बोल रहा हूं, स्टार्टिंग से एंडिंग तक इस वीडियो के कोई भी कंपोनेंट जिसके बारे में आपके बारे में मैं बता रहा हूं, ये चीजें मैं आपको प्रेफरेंस दे रहा हूं, वो बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने जो रियल एनवायरनमेंट के अंदर बेनिफिट्स उठाए हैं, जिन चीजों के साथ, जिन हार्डवेयर के साथ रियल टाइम एनवायरनमेंट पे, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। एंड ऑफ द डे मेरे दो ही मकसद हैं आप लोगों के साथ। पहला, मैं अच्छी डिलीवरी कर सकूं, आप इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स को क्रैक कर सके। दूसरा, जो चीजें मैंने रियल टाइम एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम फेस करी है वो प्रॉब्लम्स आप फेस ना कर सके। राइट। तो ये भी हमारे पास चीजें आती है। तो ये दूसरी कंपोनेंट कैटेगरी है हमारे पास NAS के स्टोरेज के अंदर। थर्ड कैटेगरी आती है हमारे पास SAN, स्टैंड्स फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये SAN कैसे दिखते हैं? ये SAN दिखते हैं कुछ ऐसे, राइट। सो काफी स्टाइलिश लग रहा है ना, और देखने में हूबहू कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि रैक सर्वर्स हो, राइट। तो ये जो SAN है ये थोड़े अलग तरीके की अलग वैरायटीज है इसके अंदर। और अगर देखेंगे यहां पर आगे के पैनल में हमें काफी सारी हार्ड डिस्क लगी हुई मिल जाएंगी और यहां पर अलग अलग वेरिएबल्स आते हैं, अलग अलग एरेज आते हैं। बेसिकली एरे अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों ने बीटेक किया है, BCA MCA किया है तो आप इजीली समझ जाएंगे कि एरे क्या होता है। ये वही एरे, जी हाँ, जो आपने पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ जाना पड़ेगा। आप चाहे C++, जावा कहीं भी अगर सुनते हैं तो वहां इमीडिएटली आपको पता लग जाएगा कि एरे क्या है। राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट एरेज हैं और इनके अंदर हमारी मल्टीपल हार्ड डिस्क लगी है और अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट आता है अलग अलग हार्ड डिस्क के बेसिस पे कि इसके अंदर कितनी मैक्सिमम हार्ड डिस्क को आप प्लग कर सकते हैं और कौन सी हार्ड डिस्क प्लस कर सकते हो, कि ये SAS हार्ड डिस्क की प्लस होगी, इसमें प्लग होगी, या iSCSI हार्ड डिस्क आपकी प्लग होगी, या जो भी हार्ड डिस्क आपने प्लग करनी है वो यहां पर आप प्लग कर सकते हैं। और इसमें भी रोल एंड परमिशंस आप शेयर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इस SAN का सबसे बड़ा, वैसे तो NAS में भी हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन SAN के अंदर सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप रॉ डिस्क देते हैं यूजर को जिसकी परफॉर्मेंस फास्ट होती है। रॉ डिस्क एज इन कि अगर स्टोरेज से स्पेस चाहिए किसी विंडोज यूजर को तो विंडोज यूजर NTFS या REFS में फॉर्मेट कर सकता है। अगर यही स्टोरेज स्पेस जा रहा लाइनक्स के लिए तो वहां पर मैं ext फाइल सिस्टम को यूज कर सकता हूं, चाहे वो ext वर्जन 3 है या 4 है या कोई और मैं फाइल सिस्टम यूज कर रहा हूं। अगर लाइनक्स के अंदर यही अगर स्टोरेज में स्पेस लेकर जा रहा हूं ESXi होस्ट के लिए तो वहां हाइपरवाइजर चल रहा है और हाइपरवाइजर यूज करता है फाइल सिस्टम विच इज कॉल्ड VMFS। तो VMFS की परफॉर्मेंस फास्ट आएगी तभी जब हम उस डिस्क को अपने फाइल सिस्टम में फॉर्मेट करेंगे, राइट। तो ये बेनिफिट हमें इस स्टोरेज का मिल जाता है। तो कंपनीज के अंदर ज्यादातर चलते हैं ये SANs और ज्यादातर अगर इस NAS बढ़िया है ये SAN तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप चुपचाप ये SAN परचेज कर ले। रीजन, वन टाइम कॉस्टिंग पड़ती है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है बट बेनिफिशियल है, राइट। तो हमारा जो डेटा सेंटर के अंदर दूसरा कंपोनेंट है वो है विच इज कॉल्ड स्टोरेज, राइट। थर्ड कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। थर्ड कंपोनेंट है हमारा नेटवर्क इक्विपमेंट्स, राइट। अभी हमने सर्वर्स के बारे में बात कर ली, अभी हमने स्टोरेज के बारे में बात कर ली। तो अब इन स्टोरेज को और सर्वर्स की कनेक्टिविटी को कैसे करेंगे हम? इसके लिए हमें नेटवर्क डिवाइसेस चाहिए और नेटवर्क डिवाइसेस की कनेक्टिविटी करनी है, यानी कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्टिविटी करनी है। जैसे आप घर में कनेक्टिविटी करते हैं तो क्या करते हैं, एक इंटरनेट कनेक्शन ले लेते हैं और उसमें आपको एक वायरलेस डिवाइस मिल जाता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, और उसके थ्रू आपके ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं। आजकल स्मार्ट टीवी भी आ रहे हैं तो वो भी वायरलेस कनेक्ट हो जाते हैं। आपके मोबाइल फोन्स, आपके लैपटॉप्स, अगर डेस्कटॉप है तो उसमें वायरलेस लैन कार्ड लगा दो तो वो भी वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। लेकिन कंपनीज के अंदर जब हम डेटा सेंटर सेटअप करते हैं सारी चीजें वायरलेस पे डिपेंडेंट नहीं है, यहां वायर्ड भी है और वायरलेस भी है, राइट। और वायर्ड में भी अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो हम लोगों की नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है वो चलती है फाइबर ऑप्टिक चैनल्स पर। अगर आपने नहीं देखा फाइबर ऑप्टिक चैनल तो वो दिखता है कुछ ऐसा,
यस ये जो कनेक्टर आप देख रहे हैं ये फाइबर ऑप्टिक चैनल है। आजकल स्पेशली अगेन जियो, अगर मैं बात करूं, अगर आप जियो का इंटरनेट घर पर यूज कर रहे हैं तो जियो आपको फाइबर लाइन दे रही है। आजकल जियो के अलावा काफी सारे और छोटे छोटे ऐसे आईएसपीज हैं जो आपको फाइबर इंटरनेट दे रहा है। तो वहां पर आप कहीं ना कहीं इसको देखेंगे, इसकी कनेक्टिविटी करने के लिए जो टूल है या गैजेट्स है वो थोड़े अलग तरीके के आते हैं, क्योंकि इसमें हल्की सी भी ब्रेकेज हो गई तो जो इसकी मेजरमेंट स्पीड है वो आपको इंटरनेट रन नहीं करने देगी, राइट। स्पेशली अगर मैं बात करूं जैसे फाइबर केबल्स है, अगर आपने उस केबल को मोड़ दिया और मोड़कर टाइटली पंच कर दिया और फिर खोल दिया, और खोलने के बाद जब आप नेट चलाने की कोशिश करोगे, अभी वो फाइबर केबल अंदर से कहीं से भी ब्रेकेज नहीं हुई है, लेकिन उसकी स्पीड पे, परफॉर्मेंस पे फर्क आता है और जिसकी वजह से आपका नेट नहीं चलता। ये क्यों मैं बता रहा हूं, अभी रिसेंटली मेरे साथ एक हादसा हुआ ऐसे ही घर पर। मैंने जियो का कनेक्शन लगाया हुआ था और इंटरनेट में यूज कर रहा था, लेकिन इंटरनेट नहीं चला तो मुझे कॉल लॉक करनी पड़ी, और बाद में जब वो आईएसपी आया तो पता लगा कि जहां से मेरा वो इंटरनेट वायर आ रहा था उस पोल पर, क्योंकि वो वायर लटकी हुई थी, तो किसी ने वो लपेट दी, और लपेटने की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई, तो उन्होंने वापस उसे रोल आउट किया और उसके बाद प्रॉपर तरीके से बॉक्स के अंदर फिक्स किया, उसके बाद मेरा जाकर नेट चला। तो इस तरीके की फाइबर प्रॉब्लम्स आ गई। तो अगर मैं बात करूं, अभी हम यहाँ फाइबर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं डेटा सेंटर के अंदर। तो नेटवर्क के अंदर हम लोग, ये डिपेंडेंसी होती है कि हम किस तरीके का सेटअप कर रहे हैं। हम यूटीपी बेस्ड सेटअप कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक चैनल बेस्ड कर रहे हैं, वायरलेस कर रहे हैं, तो जैसा भी सेटअप करें वो सारे के सारे नेटवर्क गैजेट्स हम लोगों के पास होने चाहिए, राइट। सो अगर मैं अगर मैं बात कर रहा हूं फाइबर ऑप्टिक केबल्स की, तो फाइबर ऑप्टिक स्विच हमारे पास होना चाहिए। यूटीपी बेस्ड स्विच के बारे में बात कर रहा हूं तो यूटीपी बेस्ड होना चाहिए। ज्यादातर कंपनीज के अंदर आप जो छोटे एनवायरमेंट से वहां यूटीपी स्विचेस देखेंगे, राइट, यानी कि सिस्को के स्विच कुछ ऐसे जहां पर फ्रंट पैनल पर आपको पोर्ट्स लगाने की या बेनिफिट्स मिल जाते हैं और आप अपने अपने पोर्ट्स कंप्यूटर्स के कनेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से फाइबर स्विच आता है, राइट, तो हम इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इस फाइबर स्विच, जहां मैं स्विच का वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, स्विच का मतलब है कि एक जैसे या नेटवर्क के अंदर जो भी आपने कंपोनेंट्स लगाए हैं अभी डेटा सेंटर के अंदर, ये सारे कंपोनेंट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन ये सारे कंपोनेंट्स यानी कि सर्वर्स और स्टोरेज आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमें तो कम्युनिकेशन चाहिए हमारे साथ, और मेरा ऑफिस रखा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर मैं आपको सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करा रहा हूं, तो मैं यहां से कैसे ट्रेनिंग कराऊंगा? डेटा सेंटर सेटअप कर लिया मैंने बैंगलोर में, डेटा सेंटर सेटअप कर लिया मैंने गुड़गांव में। अब नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसे होगी, कैसे सर्वर एक्सेस करूंगा? क्योंकि अभी जो आपने कनेक्टिविटी दी है इस स्विच की, वो दी है आपने अपने सारे नेटवर्क रिसोर्सेज को कनेक्ट करने की। तो अब ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में आपको एक और नेटवर्क डिवाइस चाहिए विच इज कॉल्ड राउटर, राइट। सो राउटर का काम क्या होता है हम सभी जानते हैं, स्पेशली जो नेटवर्क इंजीनियर्स है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स है, उन्हें पता है कि राउटर का काम होता है कि जहां दो से ज्यादा डिफरेंट नेटवर्क की कनेक्टिविटी करानी है तो आपको नेटवर्क में राउटर की जरूरत पड़ेगी, जबकि स्विच के अंदर एक ही नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है, राइट। इवन हम कई बार आप लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी विच इज कॉल्ड वीलैन, राइट, या इंटर वीलैन। तो वीलैन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे सबनेट्स डिवाइड कर देते हैं सो दैट नेटवर्क के अंदर एक बड़ा ब्रॉडकास्ट होने से बच जाए। ये क्या चीजें हैं ब्रॉडकास्ट, सबनेट, इसके बारे में मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में बोलेंगे तो मैं इसके बारे में भी डिटेलिंग के अंदर आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगा, राइट। अभी फिलहाल बस आप इतना समझें कि वीलैन आने की हमने एक छोटे छोटे सबनेट्स बना दिए। अब इन वीलैन्स को, एक वीलैन को वीलैन 1 को वीलैन 2 से, या वीलैन 2 को वीलैन 5 से अगर कम्युनिकेट करना है तो अगेन ये स्विचेस सफिशिएंट नहीं है। या तो आप L3 स्विचेस परचेज करें जिसके बिहाफ पर आप इनका कम्युनिकेशन करा सकते हैं, क्योंकि L3 स्विचेस के अंदर राउटिंग और स्विचिंग दोनों फैसिलिटीज होती है। लेकिन एक वास्ट लेवल पे, ह्यूज लेवल पे अगर आपको राउटिंग करनी है तो वो L3 स्विचेस कहीं ना कहीं इतना ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते। अगेन आपको राउटर पर आना पड़ेगा और राउटर के थ्रू आपको कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो राउटर का काम होता है दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने का, राउटर की जरूरत पड़ेगी। देन आपको जरूरत पड़ेगी फायरवॉल्स की, राइट। तो फायरवॉल भी हमारा नेटवर्क डिवाइस है। सोनिक वॉल आप परचेज कर सकते हैं या किसी और दूसरी कंपनी का आप फायरवॉल यूज कर सकते हैं, जो भी आपको प्रेफरेंस में अच्छा लगता हो, राइट। फायरवॉल के बारे में भी अगेन अगर आप नहीं जानते हैं या कम जानते हैं और ज्यादा डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं फायरवॉल के ऊपर भी सेशंस लेकर आऊंगा, राइट। बट इनिशियली भी मेरा टारगेट है सर्वर्स के बारे में और वर्चुअलाइजेशन के बारे में इनिशियल लेवल पर मैं लेकर आऊं आप लोगों के लिए न्यू सेशंस, सो दैट मैं जल्दी से जल्दी क्लाउड सीरीज को स्टार्ट करना चाहता हूं और क्लाउड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना चाहता हूं, सो दैट आप लोग आज के हिसाब से क्लाउड टेक्नोलॉजी पे काम करें, राइट। बट इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सर्वर्स टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है। यस, पुराने टाइम से चली आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी हो गई,
राइट। वर्चुअलाइजेशन भी अगर मैं बात करूं अराउंड 2004 में मैंने पहली बार एक ऐसा वर्ड सुना था कि वर्चुअलाइजेशन होता है, क्योंकि मैंने आईटी करियर के अंदर जब स्टार्टिंग करी थी तो अराउंड 2005 पे था मैं, और वैसे उससे पहले मैं बीसीए कर चुका था। तो उस दरमियान मैंने इसका वर्ड का नाम सुना था कि वर्चुअलाइजेशन का कुछ कंसेप्ट होता है और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वर्चुअलाइजेशन होती है। स्टोरेज पर आप वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं, सर्वर्स की वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन की वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ चीजें सुनी थी, लेकिन कैसे करते हैं मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैं रियल वर्ल्ड के अंदर आया, आईटी के अंदर सपोर्ट देने लगा, तो मुझे पता लगा अच्छा ये वर्चुअलाइजेशन होती है। और अभी जिस वर्चुअलाइजेशन में मैं वर्क करता हूं वो टाइप 1 टाइप 2 सर्वर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन है, राइट। तो टाइप 1 जो हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज करते हैं। अगर वर्चुअलाइजेशन के बारे में भी अगर आपने जानना है डिटेलिंग पे, तो ऑलरेडी इसके रिलेटेड मैं एक सेशन डिजाइन कर चुका हूं। इस सेशन को भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या ऊपर आई बटन से देख सकते हैं, और वहां पर मैंने डिटेलिंग में बताया टाइप 1 और टाइप 2 क्या होता है। अगर यहां इस सेशन में टाइप 1 टाइप 2 बताऊंगा तो ये सेशन ऑलरेडी इतना स्ट्रेच हो चुका है, आगे फिर और स्ट्रेच हो जाएगा, राइट। तो हमें यहां पर फायरवॉल्स भी नेटवर्क के अंदर चाहिए। फायरवॉल्स क्यों चाहिए? और फायरवॉल दो डिफरेंट नेटवर्क्स पे हम लगाते हैं। एक आउटर नेटवर्क पे जहां पर आपका ट्रैफिक वैन पर जाएगा, और दूसरा आपको जो यहां पर फायरवॉल चाहिए वो इनर नेटवर्क पर चाहिए, सो दैट आप अपने प्राइवेट नेटवर्क को भी सिक्योर रख सके और रूल्स क्रिएट कर सके फायरवॉल पर किस प्रोटोकॉल को, पोर्ट नंबर को अलाउ करना है या किस एप्लीकेशन को अलाउ करना और किसको ब्लॉक करना है। तो ये नेटवर्क कंपोनेंट हो जाता है हमारा थर्ड नंबर पर, राइट। तो अभी तक के सेक्शन में हमने फर्स्ट नंबर पर सर्वर्स, सेकंड नंबर पर स्टोरेज, थर्ड नंबर पर नेटवर्क को डिस्कस किया। नेक्स्ट कंपोनेंट हम लोगों का डेटा सेंटर के अंदर आता है, विच इज कॉल्ड पावर मैनेजमेंट। आप कहेंगे सर पावर मैनेजमेंट, आइडियली वैसे तो हम थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके थे स्टार्टिंग में, लेकिन एज अ कंपोनेंट हमें यहां पर ये चाहिए। और पावर सप्लाई अगर डेटा सेंटर के अंदर नहीं है तो सब कुछ बंद है, डेटा सेंटर वुड बी डाउन। सो अगर मैं आज के टाइम में बात करूं, ज्यादातर कंपनीज के अंदर, स्पेशली जैसे गूगल के बारे में अगर हम बात करें, तो गूगल का इतना बड़ा डेटा सेंटर है जहां पर आप मिलियंस ऑफ यूजर्स लगे हुए हैं, जहां पर अपना रोज डेटा स्टोर कर रहे हैं। और वहां अगर मैं बात करूं, उनकी पावर कंजप्शन होती है 0%। जी हां, 0%। कैसे? यानी कि अगर मैं बात करूं, इन्होंने इनिशियली लेवल पर तो खर्चा किया है, लेकिन अभी इनका पावर सप्लाई पे कोई ऐसा कुछ खास ज्यादा खर्चा आता नहीं है, 0% ही होता है। रीजन बीइंग इन्होंने सोलर सिस्टम्स लगाए हैं, सोलर पैनल्स लगाए हैं, तो वहां से ये सेल्फ खुद की प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। तो ये पहला इनके पास एक अच्छा बेनिफिट है, राइट। तो जितने भी डेटा सेंटर से ज्यादातर अपना खुद का सोलर सिस्टम भी इस्तेमाल करते हैं, सो दैट अगर किसी बोर्ड से, जैसे दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करता हूं, हम लोगों के पास BACS एक बोर्ड है जो हम लोगों को पावर सप्लाई देता है। अदर स्टेट्स के अंदर अगर मैं बात करूं, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं कि कौन कौन क्या क्या पावर सप्लाई देते हैं। तो दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करूं, BACS मुझे पावर सप्लाई देता है, और जहां मैं भी जिस लोकेशन पे खड़ा हूं, लेट्स अज्यूम कि गुड़गांव लोकेशन है, यहां मुझे अभी गुड़गांव नहीं, हम दिल्ली मान लेते हैं, राइट, क्योंकि गुड़गांव में भी अगेन मुझे नहीं पता है कि कौन सा पावर सप्लाई बोर्ड है। सो दिल्ली के अंदर मैं भी खड़ा हूं, और दिल्ली के अंदर BACS से मेरे पास पावर सप्लाई आती है। और अगर बाय चांस क्योंकि कितनी देर लगती है आज के टाइम में, तो वैसे मैसेजेस का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया है। जैसे आपका बोर्ड आपको एक मैसेज शेयर कर देता है, सेंड कर देता है कि आज इतनी देर का डाउन टाइम रहेगा। माइट भी आपके एरिया के अंदर कुछ अपग्रेडेशंस हो रही हो, कुछ ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड हो रहे हो, कुछ हट रहे होंगे, वहां से पुराने इक्विपमेंट्स हो चुके होंगे, तो ऐसे केस में उन लोगों को डाउन टाइम चाहिए होता है। तो अगर उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और उसकी वजह से आपका डेटा सेंटर डाउन है, तो बहुत बड़ा चैलेंज आ जाएगा, है ना। तो पावर मैनेजमेंट जो है अपने आप में बहुत ज्यादा वास्ट लेवल की रिक्वायरमेंट है, कंपोनेंट है हमारे डेटा सेंटर के अंदर। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर प्योरली बेस नहीं हो सकता, मुझे जाना पड़ेगा सोलर सिस्टम पर। सोलर सिस्टम लगाने पड़ेंगे जिसके थ्रू मैं पावर जनरेट करूंगा, और पावर जनरेट करके अपने डेटा सेंटर के अंदर पावर दूंगा। थर्ड कैटेगरी हो सकती है हमारे पास ऑनलाइन यूपीएस, राइट। ऑनलाइन यूपीएस के बारे में भी अगर हम बात करें, तो हमारे पास दो डिफरेंट तरीके के यूपीएस होते हैं। एक होता है ऑफलाइन, जो कि हम लोग आमतौर पर घरों में और स्मॉल ऑफिसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसा, राइट। बड़ा सस्ता मिल जाता है, तकरीबन 1200-1500 रुपए से इसकी स्टार्टिंग होती है, और 2-2,500 रुपए तक एक अच्छा पावर सप्लाई के लिए आपको यूपीएस मिल जाता है ये। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंप्यूटर चलाना है, या लैपटॉप में तो वैसे इनबिल्ट बैटरी होती है, डेस्कटॉप अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है, आप बोलते 3 घंटे 4 घंटे के लिए, तो ये यूपीएस जो है, ये ऑफलाइन यूपीएस है, ये 15 मिनट आधे घंटे का बैकअप देगा, उसके बाद हो जाएगा बंद। यानी कि आप क्या कर सकते हो, अपना डेटा सेव कर सकते हो
और सेव करने के बाद कंप्यूटर को बंद कर दो। अब जब लाइट आएगी तब वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो भी चीज प्रोडक्शन पर चलती है वहां पर वेट वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं आता है, वहां पर वेट होता ही नहीं। आप बैंक में खड़े हो, लाइन में खड़े हो, और अगर आपको कैशियर कह दे आप अपने अकाउंट से ही पैसा निकालने जा रहे हो, वो कहते सर सर्वर डाउन हो गया है, अभी पैसा नहीं निकलेगा, वेट कर लो। आप कहोगे भैया कैसा बंदा है, मैंने अपने अकाउंट में पैसा जमा किया, वो लेने आया हूं, कहीं बाहर से नहीं आया, और फिर अभी आप कह रहे हो सर्वर डाउन है। नहीं जी नहीं, मुझे तो पैसा अभी चाहिए और अभी लेकर जाऊं। तो दैट इज कॉल्ड रियल टाइम एनवायरमेंट या प्रोडक्शन एनवायरमेंट। तो वहां हम मना नहीं कर सकते। हालांकि इस तरीके की चीजें आती है, चैलेंजेस आते हैं, हमें कई बार वेट करना पड़ता है, बट फिर भी स्टिल। तो अब ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन एनवायरमेंट में मुझे डाउन टाइम नहीं चाहिए, तो मुझे ऑनलाइन यूपीएस की तरफ जाना पड़ेगा। जहां आप ये 2-2.5 हजार रुपए तक का यूपीएस परचेस कर रहे थे, वहीं ऑनलाइन यूपीएस की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। ऑनलाइन यूपीएस के अंदर सबसे अच्छी खासियत यह है कि लाइट में अगर फ्लक्चुएशन हो, वैसे आजकल लाइट के अंदर इस तरीके की फ्लक्चुएशंस नहीं होती है, लाइट कम ज्यादा नहीं होती है, राइट। और लाइट प्रॉपर तरीके से आती है। अगर 220 का पावर सप्लाई है तो 220 आपको मिलती ही मिलती, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर से जो लाइन आती है वो पूरी कवर्ड होती है बेस्ड, और आपको प्रॉपर पावर सप्लाई मिलती है। बट अगर फिर भी अगर पावर सप्लाई के अंदर इस तरीके का ट्रिप्स लगते हैं, लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो ऐसे केस में आपके डेटा सेंटर के अंदर जहां आपने थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स लगाए, अभी हमने अपने जैसे गुड़गांव सेटअप में या बैंगलोर सेटअप के अंदर अभी 3000 सर्वर्स का सेटअप के बारे में, जिसके बारे में हम एग्जांपल लेकर चल, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो फिर तो ये सारा डेटा सेंटर ही बंद हो जाएगा, है ना। तो इस डेटा सेंटर से बचने के लिए, प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें ऑनलाइन यूपीएस भी चाहिए। तो पहला, मैंने बोर्ड से पावर सप्लाई ली है। दूसरा, मैंने सोलर सिस्टम से पावर सप्लाई जनरेट करी है। तीसरा, ऑनलाइन यूपीएस भी रखे, राइट। तो ये हमारा फोर्थ कंपोनेंट होता है डेटा सेंटर के अंदर। सो आई बिलीव ये वाला सेक्शन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे डेटा सेंटर के अंदर कंपोनेंट आता है, विच इज कॉल्ड कूलिंग सिस्टम। अब आप कहेंगे सर कूलिंग, ये इसके लिए क्या जरूरत है, अलग से सेगमेंट जरूरत क्या है बनाने की? एसीज लगा देंगे जो हम अपने घरों में और ऑफिसेज में लगाते हैं, और वो दैट वुड बी सफिशिएंट। बट आइडियली आंसर वुड बी नो। वो जो एसीज हैं वो रूम को, अभी तो टेम्परेचर घरों में और ऑफिसेस के अंदर कुछ है भी नहीं, फिर भी गर्मी लगती है। जैसे स्पेशली हम बाहर से आते हैं, लगता है यार गर्मी हो रही है, हाँ ये तो पता लगता है कि फैन चल रहा है या एसी चल रहा है, अभी थोड़ी ठंडक है, लेकिन जब बाहर से आते हैं तो हमें लगता है यार बहुत गर्मी है, और आधे घंटे बाद भी हमें वो फील नहीं होता कि एसी चल रहा है या नहीं। कई बार हम लोगों को कहते हैं यार इसके एसी के टेम्परेचर को थोड़ा और कम कर दो भैया, ठंडक बढ़ जाए, राइट। तो ये एसी सफिशियंट नहीं है, क्योंकि अभी हमने जैसे बात करी थी सर्वर्स की, हमने बात करी थी नेटवर्क डिवाइसेस की, हमने बात करी थी अभी पावर सप्लाई के अंदर जैसे ऑनलाइन यूपीएस की। तो डेटा सेंटर के अंदर इतनी हीटेज कर देंगे ये, कहीं ना कहीं आपका डेटा सेंटर वैसे ही बंद हो जाएगा इतनी हीट की वजह से, तो कैसे चलेगा? तो कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा चाहिए, स्ट्रांग चाहिए। और जब हम डेटा सेंटर के सेटअप के बारे में बात करते हैं तो बड़े बड़े चिलर प्लांट्स लगाए जाते हैं। अब ये चिलर प्लांट्स क्या होते हैं, हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि बड़े बड़े एसीज, है ना। तो बड़े एसीज का मतलब ये है कि बड़े एसीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स यूज होते हैं। जैसे कि अब यहां पर इतनी जब हीट होगी तो मॉइस्चर जनरेट होगा, और ये जो मॉइस्चर जनरेट होगा इसे एज अ वाटर में वो कन्वर्ट कर ले जाते हैं एक प्लांट में, और उस प्लांट से उसे ठंडा लेकर आते हैं यहाँ पर हमारे पास, और वो हमारे डेटा सेंटर को कूल करता है। इवन अभी मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल बात करूं, अभी मैं रिसेंटली डेटा सेंटर देख रहा था फेसबुक का, जहां पर उनके यहां पर इतनी ज्यादा हीट हो रही थी, इतना ज्यादा गर्म पानी जनरेट होता रहा उनके डेटा सेंटर से। उन्होंने सोचा कि क्या करें, तो उन्होंने क्या करा, वो गर्म पानी को रेजिडेंशियल एरिया में सप्लाई करना चालू कर दिया, राइट। तो उससे फायदा ही होगा, क्योंकि जो यूएस के अंदर काफी सारी कंट्रीज सिटीज ऐसी थी उन्हें गर्म पानी की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने जब गवर्नमेंट से मांगा तो गवर्नमेंट ने अलग अलग प्लानिंग्स करी, लेकिन डेटा सेंटर के अंदर तो ऑलरेडी अवेलेबल था, तो इस तरीके की चीजें अवेलेबल हो गई। तो यानी कि आने वाले टाइम में डेटा सेंटर के अंदर से और गर्म पानी निकल रहा है, यानी कि वहां भी देखो सप्लाई मिल रही है, वहां से भी क्योंकि अगर मैं बात करूं फेसबुक की, अगर किसी को गर्म पानी सप्लाई कर रहा है, यहाँ हमारे लिए वेस्टेज था, लेकिन वहां उनके लिए वो यूजफुल है, तो हमने वाटर का रीयूज कर लिया, रिसाइकिल कर लिया, बेनिफिट्स उठा लिए, प्लस वो जो गर्म पानी उन्होंने सेल किया होगा उसके भी पैसे मिल गए, राइट। तो यानी कि जितने डेटा सेंटर के अंदर सर्वर्स या नेटवर्क इक्विपमेंट्स लगेंगे उतने ज्यादा हम लोगों को और पैसे मिलेंगे, राइट। सो पावर सप्लाई के और कूलिंग के अंदर अगर हम बात करें तो फिर अभी क्या होता है, वो प्लांट्स के अंदर से फिर वो हमारे पास ठंडा करने के लिए एक मैकेनिज्म आता है। इसके लिए आपको ज्यादा अच्छा डिटेलिंग में आपको जो चिलर प्लांट्स लगाते हैं इंजीनियर्स वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। एज अ बीइंग आईटी इंजीनियर मैं आपको वो सारी चीजें नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं आईटी के अंदर मैंने एक्सपर्टीज ली है, राइट।
तो वो एक कंसेप्ट है, तो इसमें मैं ज्यादा डिटेलिंग के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन इस तरीके का एक मैकेनिज्म होता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको इस कूलिंग प्लांट से रिलेटेड एक चीज बता दूं कि यहां पर जब कूलिंग होती है तो ऐसा नहीं है कि हम जैसे अमूमन घर में एसीज लगा लेते हैं और एसी की जो ठंडक आती है वो ऊपर से इस तरीके से एयर थ्रू होती है, इसमें ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, फ्लोर्स पर मैं अगर मैं बात करूं, फ्लोर से नीचे से कूलिंग आती है और जो हम लोगों की रैक लगी हुई होती है वो रैक को प्रॉपर ठंडक मिलती है, सो दैट जो भी वार्म एनर्जीज हैं, वार्म एरिया है, वो ऊपर की तरफ चला जाए और वो डक्ट उसे खींच ले और डक्ट खींच के उसको गर्म एयर्स को बाहर थ्रू कर सके, राइट, और कूल एयर्स नीचे रह सके, ग्राउंड से अपर साइड तक जाए। और जब कभी हम डेटा सेंटर के अंदर बात करते हैं तो 12 डिग्री से लेकर 10 डिग्री से लेकर तकरीबन 16 से 17 डिग्री तक का टेम्परेचर रखते हैं। वैसे डेटा सेंटर के साइज पर भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा डेटा सेंटर का साइज और कितना टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना है, वो सारी की सारी चेकलिस्ट बनाकर रखनी पड़ती है। तो हमारे घर का 16 डिग्री या 17 डिग्री का सेल्सियस अलग है, डेटा सेंटर के अंदर अलग है, और डेटा सेंटर के अंदर मैं ऐसे जा भी नहीं सकता। अभी जैसे मैंने ये टी शर्ट वियर की है, जीन्स वियर की है, इस ड्रेस के अंदर मैं जा भी नहीं सकता हूँ, प्रॉपर पूरा ड्रेसअप होना पड़ेगा। अव्वल तो पहले मेरे को कोई जाने नहीं देगा किसी भी डेटा सेंटर के अंदर। अभी मैं रिसेंटली एक बात कर रहा था, मेरा एक फ्रेंड था जो कि गूगल में काम करता है, एंड ही सेड कि यार मैं गूगल का एम्प्लॉय हूँ, लेकिन गूगल का एम्प्लॉय होने के बाद मुझे डेटा सेंटर में जाने की परमिशन नहीं मिली। तो मैंने कहा भैया ये आपकी गलती नहीं है, गूगल की भी गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ग्लिच हो जाते हैं, कई बार एम्प्लॉयज भी ड्रॉबैक कर सकते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स जनरेट कर सकते हैं। माइट भी हो सकता है तेरी सैलरी ना बढ़ी हो यार, और तू कहता है कंपनी को कि मेरे को डेटा सेंटर विजिट पे भेज दो, तो वहां जाके उनके डेटा सेंटर की पावर सप्लाई को डाउन करके आ गया, बेचारों को लाखों करोड़ों खरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से कंपनी चैलेंजेस मतलब बियर करती है, देखती है, तो इसलिए अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्टली किसी भी डेटा सेंटर के अंदर जाने की परमिशन नहीं देती। स्पेसिफिक टीम होती है जो कि डेटा सेंटर के अंदर ही विजिट कर सकती है, और अगर आपको बाय चांस परमिशन मिल भी जाती है तो प्रॉपर ड्रेसअप होता है। जैसे कि मैं हेड पर हेड मास्क के बारे में बात करूं, हेड मास्क पहनते हैं, माउथ मास्क पहनते हैं, जैसे कोरोना में हम लोगों ने पहना था। फिर उसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके का एक कोट वियर करते हैं, और शूज के ऊपर भी हम टैग लगाते हैं, सो दैट डेटा सेंटर को हम साफ सुथरा रख सके, गंदगी ना करें, और फिर उसके बाद हम लोगों को परमिशन मिलती है। और जब डेटा सेंटर में किसी को परमिशन मिलती है तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप के अंदर परमिशन मिल गई, 15 बंदे 20 बंदे एक साथ डेटा सेंटर के अंदर विजिट कर। तो जब गेट से हम एंट्रेंस पे जाते हैं तो एंट्रेंस पे हमें एक एक बंदे को अपना कार्ड पंच करना पड़ता है। टेलीगेटिंग बिल्कुल नहीं करते, नो टेलीगेटिंग, राइट। तो पहले अपना कार्ड पंच करेंगे, वो अंदर चला जाएगा, गेट बंद होता है, फिर दूसरा कार्ड पंच करता है, फिर वो अंदर जाएगा। तो इस तरीके से एक प्रोसेस यूज होता है। अभी उसको उस एरिया पे भी जा रहे हैं, उस सिक्योरिटी कंपोनेंट्स पर भी जा रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा एरिया होता है। नेक्स्ट एरिया होता है कूलिंग सिस्टम का, जो हमें अपने डेटा सेंटर के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर रखना चाहिए, और होता भी है। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास कंसेप्ट है आ रहा है, विच इज कॉल्ड फायर सप्रेशन सिस्टम। अब ये फायर सप्रेशन सिस्टम का मतलब ये है कि 1% अगर आपका कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो वहां इतनी ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी, और माइट भी हो सकता है कि वहां ब्लास्ट हो जाए, आग लग जाए। तो ऐसे केस में फायर सिस्टम जरूरी है। वैसे तो आजकल छोटे छोटे ऑफिसेस भी होते हैं तो वहां फायर सिस्टम्स का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या आउट ऑफ इंडिया हो। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास छोटे छोटे फायर सिलेंडर्स रखे होते हैं, बकेट्स में अलग अलग सेंट्स होती है, सो दैट अगर आग लगे तो हम उस एरिया पर जहां पर आग लगी है, इन्फेक्टेड एरिया को, आग को बुझा सकें, राइट। लेकिन बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के अंदर हम ऐसे तो डेटा सेंटर में सिलेंडर लेकर नहीं भागेंगे, तो ऐसे एरिया के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हालांकि सिलेंडर्स भी लगे हुए होंगे, रखे हुए होंगे, लेकिन वहां पर फायर सिस्टम्स लगाया गया है। फायर सिस्टम अलार्म्स है प्रॉपर पूरी तरीके के, आजकल हर जगह मिलते हैं, होटल में भी मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं, ऑफिसेज में मिलते हैं, डेटा सेंटर में भी मिलेंगे। तो इससे होगा क्या कि जब वो हीट ज्यादा जनरेट हो जाती है तो स्प्रिंकल्स लगे होते हैं, अपर साइड पे एक पाइपलाइन जाती है जिसमें पानी होता है बाकायदा, और जब वो हीट उतनी जनरेट हो जाती है, टेम्परेचर से मैच होती है, तो स्प्रिंकलर अपने आप ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद वो अपने आप उतनी स्पीड के हिसाब से पानी डालना चालू करता है जिस हिसाब से वहां पर उसकी हीट जनरेट हुई है, राइट। तो वो उस एरिया के अंदर, इन्फेक्टेड एरिया के अंदर आग को बुझाने की कोशिश करता है, और तेज हो गई अगर वहां पर हीट तो वो स्प्रिंकलर पूरी तरीके से टूट जाता है और बहुत तेजी से फिर पानी गिरता है। तो ये फायर सप्रेशन सिस्टम भी लगाया जाता है डेटा सेंटर के अंदर,
राइट। सो आई बिलीव अभी तक हम जो जो कंपोनेंट्स डेटा सेंटर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं सभी को क्लियर है। पहला अगेन मैं दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूं, पहला जो हमारे डेटा सेंटर के अंदर कंपोनेंट था विच इज कॉल्ड सर्वर्स, दूसरा कंपोनेंट था स्टोरेज, तीसरा कंपोनेंट था नेटवर्क, उसके बाद हम लोगों ने पावर सप्लाई कंपोनेंट के बारे में बात करी, देन कूलिंग, और अभी हमने जो बात करी वो पावर सेपरेशन सिस्टम के बारे में बात करी, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। सो नेक्स्ट जो हम लोगों का कंपोनेंट है डेटा सेंटर के अंदर वो है सिक्योरिटी मेजरमेंट्स। सिक्योरिटी मेजरमेंट्स या सिक्योरिटी मेजर्स वो क्या चीजें हैं? सो जब कभी हम किसी डेटा सेंटर का सेटअप करते हैं तो वहां काफी सारी चीजें होती हैं, किस अलग अलग तरीके की लेयर सिक्योरिटीज होती है। जितने बड़े डेटा सेंटर ह्यूज डेटा सेंटर कैपेसिटीज में आ जाएंगे उतनी ज्यादा सिक्योरिटी लेवल्स बढ़ जाएंगे। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, जैसे कि सबसे पहले जब डेटा सेंटर का सेटअप किया जाता है तो आउटर एरिया के अंदर फेंसिंग की जाती है, यानी कि ग्रिल्स लगाई जाती हैं, और इस तरीके की ग्रिल्स होती है कि आमतौर पर उसे कोई भी क्लाइंब करके जंप ना कर पाए, मतलब चढ़कर कूद ना पाए, और अगर चढ़ भी जाता है तो कहीं ना कहीं वो उसे पार ना कर पाए, क्योंकि उसमें करंट्स होंगे या कुछ और चीजें होगी, कुछ और मैकेनिज्म होगा, या गार्ड्स आसपास घूम रहे होंगे, कैमरास लगे होंगे, तो जहां पर भी इस तरीके की कोई एक्टिविटीज पाई जाएगी गार्ड आपके पास आ जाएगा और वो 2 मिनट के अंदर अंदर आपको पकड़कर पुलिस को देने वाला है कि भैया आप हमारे डेटा सेंटर में बिना आपसे हमारी से परमिशन के अंदर आ रहे हो। इवन वो जो बेचारे गार्ड वहां पर जो जॉब कर रहे हैं उन्हें डेटा सेंटर के अंदर जाने की परमिशन नहीं है, आप किस खेत की मूली हो, राइट। इंडिया में कुछ इस तरीके के स्लोगन्स और लाइंस यूज करते हैं ना। सो अगर मैं इस तरीके की बीच बीच में बातें बोल जाऊं और आप लोगों को अगर लगता है कि ये ठीक ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आगे की वीडियोस में इस तरीके की चीजें नहीं बोलूंगा, राइट। सो सिक्योरिटी मेजरमेंट्स में ये सबसे पहला एरिया जो डेटा सेंटर को फेस कर सिक्योर करने के लिए आता है वो विच इज दिस वन। देन इसके बाद सबसे बेस्ट तरीका है कि आप गेट को पार करो, और जब गेट को पार करते हो तो आप पहले बाकायदा पास दिखाते हो, और उस एरिया के अंदर जब वो पास दिखाकर आप एंट्री कर लेते हो, फिर दूसरी चेकलिस्ट आती है, दूसरा एक चेक आता है जहां पर आप फिर दोबारा से एंट्री कराते हो, अपने आप को बकायदा पूरी डिटेलिंग के साथ चेक करते हो, वो बताते हो अपनी आइडेंटिटी दिखाकर कि आप ही हो ये बंदे जो पास लेकर आए डेटा सेंटर के अंदर, राइट। अगर आप डेटा सेंटर मतलब एम्प्लॉइज हो फिर तो कोई इशू नहीं है, हालांकि डेटा सेंटर एम्प्लॉइज को भी ये चेकलिस्ट जो सिक्योरिटी चेक्स होते हैं पास करने पड़ते हैं डेली बेसिस पर। लेकिन अगर आप एक व्यूअर हो या आप डेटा सेंटर की विजिट करना चाहते हो और किसी आप बड़े लेवल की बंदे की परमिशन लेकर आए हो और अब आपको अथॉरिटीज मिल गई है डेटा सेंटर में जाने की, तो आपको वहां सेकंड लिस्ट पर सेकंड गेट पर आपको चेक कराना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट आइडेंटिटीज दिखानी पड़ेगी, सच एज इंडिया के अंदर आधार कार्ड चलता है या पैन कार्ड चलता है या ड्राइविंग लाइसेंस चलता है या आपका वोटर ID कार्ड है, वो सारी चीजें दिखानी पड़ सकती है। माइट भी आपकी चेक्स होने चालू हो जाए, आपका आईज टेस्ट या फिंगरप्रिंट टेस्ट होना चालू हो जाए, वो चेक करेंगे और उसके बाद जब लगेगा कि आप ही रियल पर्सन हो तो आपकी एंट्री होगी नेक्स्ट स्टेज पर। और नेक्स्ट स्टेज आता है इनका रिसेप्शन एरिया। 2 एरिया तो आपने बड़ी इजीली पास कर लिया, जो तीसरा एरिया है ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि रिसेप्शन के अंदर फिर दोबारा वही सारी चीजें होने वाली है। इतना यार जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं ना पासपोर्ट लेकर और कहीं बाहर जा रहे होते हैं स्पेशली, तो वहां इतनी चेकिंग नहीं होती, हालांकि वहां पे भी चेकिंग होती है, लेकिन यहां तो अलग ही सिक्योरिटी सिस्टम है, इनका खुद का अलग सिक्योरिटी सिस्टम है। तो यहां पर फिर सारी चीजें चेक होगी। बाय चांस आपने सेकंड गेट पर सारी एंट्री दिखा दी थी, पास हो गया था सब कुछ, बाय चांस आपका वो जो पास था विजिटर पास था वो कहीं मिस हो गया। अब मिस हो गया तो कैसे करेंगे आप? फिर दोबारा से सारी चीजें चेक होंगी। वैसे तो बाकायदा वो आपको वापस भेज देंगे कि भैया दोबारा कॉपी लेकर आओ वरना हमें नहीं पता, लेकिन अगर जैसे तैसे उसने आपको परमिशन दे दी है तो फिर आप भगवान के आगे हाथ जोड़ो और एंट्री करो चुपचाप, और बिल्कुल भी डेटा सेंटर में किसी भी तरीके की शोर शराबे को ना करो, और जो जो चीजें आपको बताई जा रही है, जो चीजें आप नॉलेज लेने आए हो डेटा सेंटर के अंदर वो लो और चुपचाप निकल जाओ, राइट। अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलती है। देन इसके बाद आप अगले सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर जाते हैं, जहां पर जैसे आप गेट से अपने कार्ड को पंच करते हैं तो पंच करने के बाद आपको एक सिक्योर सिस्टम मिलेगा, जहां पर आपको देखने को नजर आएगा कि कुछ एम्प्लॉयज बैठे हैं जो बैठे हैं लैपटॉप्स पे या डेस्कटॉप पे या बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी और वो बस देख रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं? वो बेसिकली देख रहे हैं जितने भी कैमरास इंस्टॉल हैं डेटा सेंटर के अंदर या बाहर, वो सारे के सारे कैमरास को व्यू कर रहे हैं, राइट। तो वो व्यू करने के बाद क्या करते हैं, वो चेकआउट करते हैं कि कहीं कोई इस तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई ह्यूमन एरर तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई मैकेनिज्म एरर तो नहीं है, कोई सारे कैमरे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें इंश्योर कर रहे होते हैं,
राइट। तो ये आपका चौथा गेट था। इसके बाद आप अंदर एंट्रेंस करते हो, तो अंदर एंट्रेंस करने के बाद पता लगता है कि ये आपका एंट्रेंस है, जहां पर इनिशियली अब डेटा सेंटर के आपके जो साउंड है उसकी आवाज सुननी चालू हो जाएगी। अगर आपने साउंड नहीं सुना है तो आप साउंड सुन सकते हैं ये, जी हाँ, ये जो आपने साउंड सुनी है अभी, ये कुछ 4-5 रैक की ही साउंड्स थी, राइट। हमने बात करी कि हमारे डेटा सेंटर के अंदर 3000 सर्वर्स लगने वाले हैं, तो आप खुद एज्यूम कर सकते हो कि कितना साउंड होने वाला है वहां पर, राइट। तो आप कानों पर जरूर कुछ ना कुछ मतलब इस तरीके का सपोर्ट लगाकर जाओगे कि अंदर जाकर आपको आवाज आएगी कि नहीं, क्योंकि वो साउंड प्रूफ नहीं होता, इतना ज्यादा साउंड होता है। कोशिश तो की जाती है डेटा सेंटर को साउंड प्रूफ बनाने की, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा नॉइस होता है। इवन मैंने अपना जहां ये लैब सेटअप किया हुआ है इनिशियली, यहां पर जहां मैंने अपना डेटा सेंटर सेटअप किया वहां तो है ही, लेकिन अभी लैब जहां पर मैं कई बार बैठता हूं और खुद मेरे को हैंड्स ऑन करना होता है, फिजिकली सर्वर्स के साथ इंटरेक्शन कर 2 रैक सर्वर रखे हुए हैं फिलहाल, और इन 2 रैक सर्वर्स पे जब मैं काम करता हूं ना तो इतना ज्यादा शोर करते हैं, थोड़ी देर बाद मन करता है यार बंद कर दो और रहने दो, जो टेस्टिंग करनी है वो बेहतर है वर्क स्टेशन पे कर लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इतना ज्यादा शोर करते हैं। बट स्टिल टेस्टिंग करनी पड़ती है, और आप लोगों को क्योंकि ट्रेनिंग्स देनी है नई नई टेक्नोलॉजीज पे, तो मेरे को अपग्रेड करना पड़े, तो आप लोगों के साथ मैं गलती नहीं कर सकता किसी भी तरीके की, तो सारी चीजें डिटेलिंग में होनी चाहिए और रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप लोगों को मजा आएगा जब मैं चीजें बताऊंगा, राइट। तो ये आपका सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जहां पर आप अलग अलग चेकलिस्ट करते हैं, जहां आपका बायोमेट्रिक चेक होता है, आपका आईज का टेस्ट होता है, आपके थंब प्रिंट्स के चेक होता है, आप स्मार्ट कार्ड ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के चेकलिस्ट होती है, जहां पर आप ये सिक्योर सिस्टम को पास करके डेटा सेंटर के अंदर एंट्री करते हैं, राइट। सो ये आपका नेक्स्ट कंपोनेंट था। देन हम कंपोनेंट पर जाते हैं बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी। अब आप कहोगे सर डिजास्टर रिकवरी क्यों? क्योंकि डिजास्टर रिकवरी के प्रोस्पेरस तो हमने साइट ए और साइट बी, यानी कि डाटा सेंटर ए और डेटा सेंटर बी प्लान कर दिया है। डेटा सेंटर अगर ए डाउन होगा तो डेटा सेंटर बी है, और डेटा सेंटर बी डाउन हो गया तो डेटा सेंटर ए है। तो ऐसे केस में डिजास्टर रिकवरी क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों की तरफ से। मैं और ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन लेकर चलना चाहता हूं। और ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन ही हो सकती है कि दोनों ही डेटा सेंटर डाउन हो गए। अब क्या करने वाले हैं आप? आपके पास क्या ऑप्शन है, राइट। सो हम लोग जब सर्वर्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो सर्वर्स के अंदर हमेशा हर सर्वर रूल के अंदर एक चीज पढ़ते हैं कि ये सर्वर डाउन हो जाए तो ये सर्वर हमारा बैकअप, और ये डाउन हो जाए तो ये बैकअप। तो अल्टरनेटिव वेज निकालते हैं और तब तक इंश्योर रहते हैं, मतलब जब तक हमारे पास डाउन टाइम इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए, राइट। तो अलग अलग एरियाज के अंदर सर्वर रखना, अलग अलग उनका डाउन टाइम वगैरह मैनेज करना, या सारी चीजें मैनेज करना हम बियर कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें और सर्वर्स की कैपेसिटीज बढ़ानी पड़ेगी। तो बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी। तो बैकअप इसलिए कि आप जो भी डेली बेसिस पे सर्वर्स के अंदर नया एनहांसमेंट कर रहे हैं, नया अपग्रेडेशन कर, लेट सपोज आपने अभी विंडोज सर्वर यूज किया और विंडोज सर्वर पे कोई पैच किया है, विंडोज सर्वर का पैच होने के बाद बैकअप होना जरूरी है, राइट। और बैकअप से पैच होने से पहले भी जरूरी था और पैच होने के बाद भी जरूरी है। पहले इसलिए जरूरी था कि आप जो भी चीजें चल रही थी, सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी, पैच करने के बाद सर्वर क्रैश हो गया तो आप उस बैकअप के थ्रू रिस्टोर कर सकते हैं उस एरिया को, राइट। अगर सर्वर फिजिकल है। हाँ, अगर आप वर्चुअल सर्वर्स पे काम कर रहे हैं तो और भी एरिया है, जैसे स्नैपशॉट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो या कुछ कुछ और चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर सर्वर फिजिकल है तो बैकअप होना बहुत जरूरी, राइट। तो बैकअप बहुत ज्यादा जरूरी है आपके सर्वर्स का, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, आपके एप्लीकेशंस का, आपके न्यू अपग्रेड्स का, जो भी आप एक्टिविटी सर्वर पर परफॉर्म कर रहे हो वैसे वैसे बैकअप्स होने जरूरी है। और अगर हाईली क्रिटिकल डेटा सेंटर्स हैं और हाईली क्रिटिकल सर्वर्स है तो दिन में ट्वाइस, थ्राइस और मल्टीपल टाइम भी बैकअप्स होते हैं, राइट। तो मल्टीपल टाइम बैकअप होना जरूरी है। इसके अलावा डिजास्टर रिकवरी जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, इसका मतलब यह है कि जैसे स्टोरेज के ऊपर हम कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं विच इज कॉल्ड रेड, राइट। तो रेड के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते, रेड स्टैंड्स फॉर रिडंडेंट एरे इंडिपेंडेंट डिस्क। बहुत जल्द रेड से रिलेटेड मैं एक सेशन लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए सर्वर हिंदी सीरीज के अंदर ही, वहां पर आप जान सकेंगे रेड के बारे में।
और अगर अभी नहीं जानते तो मैं तब तक कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लो, जल्दी ही आप लोगों के पास रेड का भी चैप्टर आ रहा है नया, राइट। तो रेड का जो कंसेप्ट है, मैकेनिज्म है, जहां पर हम मल्टीपल हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं कि वन हार्ड डिस्क डाउन देन सेकंड हार्ड डिस्क डाउन देन वी हैव थर्ड वन, और थर्ड हार्ड डिस्क इज डाउन देन वी हैव द नेक्स्ट वन। सो इस तरीके का डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म आपके डेटा सेंटर के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो ये हमारे पास आता है नेक्स्ट कंपोनेंट, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर कर ली है, सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्क, पावर सप्लाई, देन कूलिंग, देन फायर, देन सिक्योरिटी सिस्टम। अभी उसके बाद हमने जो डिस्कस किया विच इज कॉल्ड बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी, ये हमारा है 8वां नंबर, राइट। नेक्स्ट चल रहे हैं हम डेटा सेंटर कंपोनेंट के अंदर 9th कंपोनेंट के ऊपर। आई नो कि आज का वीडियो का सेशन थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया और मैं पहले सोचा था इसे पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर रख दूं, बट मुझे लगा कि अगर पार्ट 2 पे रखूंगा तो कहीं कुछ ऐसा ना हो बोरिंग हो जाए, और कुछ कई बार ऐसा यूजर्स होते हैं कि पार्ट 1 को नहीं देखा तो फिर वो पार्ट 2 को देखना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें लगता नहीं यार वीडियो बहुत बोरिंग है, बंद कर दो, राइट। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि सारा का सारा वैसे तो स्क्वीज करके मैं छोटा सा इसे रखना चाह रहा था, बट फिर भी स्टिल अभी भी वीडियो का साइज बहुत बड़ा हो गया। उसके लिए अपोलॉइज मांगना चाहता हूं आप लोगों से। सो बट आई थिंक अभी तक अगर आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब वीडियो थोड़ा सा यूजफुल तो है आप लोगों के लिए भी, राइट। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग, मतलब मेरी तरफ से बस एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अगर जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या फ्रेशर्स हैं, उनके साथ भी ये वीडियो सेशंस को शेयर कर देंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। और अच्छा तब लगेगा जब वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा, राइट। क्योंकि देखो इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं है, थोड़ी सी सपोर्ट हो जाती है, थोड़ी सपोर्ट एज इन कि थोड़ा पैसा यूट्यूब दे देता है, थोड़ा आप लाइक देते हो तो देख के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है कि यार मेरी इस वीडियो पे इतना लाइक आ गया। जैसे भी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो सेशन डिजाइन किया था आप लोगों के लिए, ILO इंटीग्रेटेड लाइट आउट, राइट। एचपी के सर्वर्स पे रिमोट मैनेजमेंट टूल है। सर्वर डाउन हो जाए तो हम किस तरीके से रिमोटली बैठ के मैनेज कर सकते हैं, अगर नहीं देखा है तो उसे भी आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या ऊपर आई बटन से। उस पर आप लोगों ने अभी वैसे देखा जाए ठीक ठीक है, प्यार बरसाया है, मजा आया, अच्छा लगा है मुझे, लेकिन अगर थोड़े से और उस वीडियो को वापस से आप और दोबारा से एक बार देखिए, अगर नहीं देखी है तो लाइक्स वगैरह जरूर दे दो, कमेंट्स दे दो, मजा आ जाता है जब आप लोग कमेंट्स दे दो। इवन कमेंट्स का जब मेरे पास टैग आता है, मैसेज आता है, अलार्म बजता है ना फोन के अंदर, तो मैं इमीडिएटली देख के बड़ा खुश हो जाता हूं और कोशिश करता हूं कि इंस्टेंट आपको उस मैसेज का रिप्लाई भी देने की कोशिश करूं, क्योंकि ये जो यूट्यूब पे जितने भी कमेंट्स आते हैं, जितने भी मैसेजेस आते हैं, मैं उनको 101 खुद रेफर करता हूं, राइट। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, विच इज नाइन्थ कंपोनेंट है हमारा, विच इज कॉल्ड केबलिंग एंड रैक मैनेजमेंट। अब ये केबलिंग और रैक मैनेजमेंट या रैक मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जैसे अभी हमने सर्वर्स, फिर उसके बाद हमने स्टोरेज, देन नेटवर्क कि जब कनेक्टिविटी की बात होती है तो इन्हें हम कनेक्टेड कैसे करेंगे, राइट। तो केबल सिस्टम्स होना चाहिए, फाइबर ऑप्टिक चैनल्स है, यूटीपी केबल्स है, एसटीपी केबल्स है, पावर सप्लाई केबल्स है, इनको हम कैसे कनेक्ट करें, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बार हम क्या करते हैं, स्मॉल ऑफिस या घर के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, जैसे हम किसी डिवाइस को जब पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट सर्किट या कुछ झरझराहट होती है, हम उसे इग्नोर करते हैं और फिक्स कर देते हैं। लेकिन डेटा सेंटर के अंदर हम इन चेकलिस्ट को भी ध्यान रखते हैं कि इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो सारी रैक्स तभी एंटर होंगी जब वो सिक्योरिटी टेस्ट को पास कर चुकी होंगी, बट स्टिल अगर फिर भी कोई भी उसमें इश्यू आ गया है तो उसको पहले फिक्स किया जाएगा, फिर उसके बाद उस रैक को इस्तेमाल किया जाएगा डेटा सेंटर के अंदर। लेकिन अगर फिर भी चेक करने के बाद ये इश्यू आ रहा है तो आप इसकी पहले केबल की जो रैक है या सॉकेट है उसका पहले कंप्लेंट रेज करेंगे, उसको फिक्स कराएंगे, उसके बाद ही उसमें चीजें कनेक्ट करेंगे और उसके बाद उन्हें प्रॉपर तरीके से साफ सुथरे से लेकर आते हैं। सो अगर मैं डेटा सेंटर के व्यू के बारे में बात करूं, कुछ ये हमारा डेटा सेंटर है और आप देख सकते हैं कितना साफ सुथरा देखने में डेटा सेंटर लग रहा है। और एज अ बीइंग आईटी इंजीनियर होने के बाद कई बार हम लोगों की उम्मीदें ये होती हैं कि यार काश हमें डेटा सेंटर के अंदर बैठने का मौका मिल जाए, बट प्लीज ट्रस्ट मी, अभी तक के दौर के अंदर लगभग मेरे को 15 साल हो गए आईटी फील्ड के अंदर काम करते हुए, मेरे को मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी भी उम्मीदें रही थी कि डेटा सेंटर के अंदर जाऊं, मॉनिटर करूं, काम करूं, मजा आएगा, वाव वर्ड निकलेगा। लेकिन मैं 2 ही बार गया और 2 बार के अंदर मेरे को लगा यार मैं अपने ऑफिस में बैठ के रिमोट लोकेशन पे जो काम करता हूं सबसे बेहतर है। क्यों? सबसे पहला रीजन ये है कि एक टीम बिल्ड होती है। टीम बिल्ड के अंदर मेरे पास वहां पर
मेल्स हैं, फीमेल्स हैं और हर एज के एक बंदे, कई बार फ्रेशर्स आते हैं, उनके बारे में जब मैं चीज़ें सुनता हूं तो बड़ा मज़ा आता है। फिर एक्सपीरियंस आते हैं तो उनके साथ मेरे को कई बार चीज़ें सीखने को मिलती है। तो वो सारी चीज़ें, जबकि डेटा सेंटर के अंदर स्पेसिफिक बंदे होंगे जो टेक्नीशियंस ही होते हैं ज़्यादातर, वो चीज़ें फिक्स करते हैं। और बेचारे वो साउंड के अंदर इतना परेशान हो जाते हैं ना, घर आकर भी शायद वो यही बोलते होंगे अपने फैमिलीज वालों को, यार प्लीज़ चुप हो जाओ, टीवी बंद कर दो, मुझे कुछ नहीं देखना, और वो चुपचाप सोना चाहते होंगे, या पीस के साथ वो किसी ऐसे डेस्टिनेशन एरिया पे घूमना जाना चाहते होंगे जहां पर, जैसे इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, आजकल सारे हिल स्टेशंस फुल हो चुके हैं, है ना। तो ऐसे हिल स्टेशंस पर जाना पसंद करेंगे, या बहुत सारे ऐसे यूजर्स होंगे जो टी कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं। वैसे तो वो ऑफिस में भी मिल जाती है, बट ट्रेवलिंग इज़ आई थिंक गुड सोर्स, या म्यूजिक इज़ अ गुड सोर्स जिसके थ्रू हम अपने माइंड को कूल करके रख सके। तो ये भी हमारे पास एक कंपोनेंट आता है जहां पर हम प्रॉपर तरीके से केबलिंग्स कर सके, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। सो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हमारा सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। अब आप कहेंगे सर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एज इन, ये इसकी क्या जरूरत थी? ये तो हमें पता है डेटा सेंटर है तो मतलब सॉफ्टवेयर तो लगेंगे ही लगेंगे जी। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट से मेरा मतलब ये है कि जितने भी हम सॉफ्टवेयर, चाहे वो ओएस हैं, हाइपरवाइजर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, या कुछ भी चीजें हैं, वहां पर वो सारे सॉफ्टवेयर्स लाइसेंस्ड होने चाहिए। कोई भी ट्रायल वर्जन इंस्टॉल नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस चाहे वो टेस्ट एनवायरनमेंट का सर्वर क्यों नहीं है। रीजन बीइंग, कई बार ऐसा होता है, मैंने इस तरीके के चैलेंजेस देखे कि ट्रायल वर्जन था 15 डेज का और हो गए अभी 17 डेज, पता लगा यूजर को पता भी नहीं लगा, यूजर कुछ चीजें कर रहा था या कुछ चीजें काम कर रहा था, या 16 डेज पे भी उसे पता लग सकता है, वो इमीडिएटली आपको रिपोर्ट कर देगा कि सर मेरा एप्लीकेशन नहीं काम कर रहा, या मैंने चीजें डिजाइन कर दी लेकिन इसका आउटपुट नहीं निकल कर रहा। पता लगा जो आउटपुट देने वाला एप्लीकेशन है वो ट्रायल वर्जन था और वो एक्सपायर्ड हो गया। या आप कुछ मॉनिटरिंग कर रहे थे और सर्वर्स की मॉनिटरिंग की रिपोर्ट जो एक्सपोर्ट होकर जाती है वो जाती है उस एप्लीकेशन के थ्रू, आपने वो ट्रायल वर्जन एज टेस्टिंग डाउनलोड किया था, आज नहीं आई, और इसी बीच में कोई फॉल्ट हो गया। अब फॉल्ट हो गया तो आप कैसे ट्रैक करोगे यार? डेटा सेंटर के अंदर आप खेल नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी टेस्टिंग एनवायरनमेंट नहीं होता। यहां पर होता है सर्वर्स लगे, टेस्टिंग एनवायरनमेंट हमारे लिए नहीं होता है, यूजर्स के लिए होता है, राइट। हमारे लिए सारे सर्वर वो प्रोडक्शन सर्वर से और 24/7 चलने चाहिए। तो यहां पर कोई भी ट्रायल वर्जन्स नहीं होने चाहिए, लाइसेंस्ड होने चाहिए, और क्रैक तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और वैसे भी नहीं करने चाहिए यार, चाहे आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो या ट्रेनिंग्स के लिए कर रहे हो, टेस्टिंग के लिए कर रहे हो, या किसी कंपनीज के लिए कर रहे हो, तो पायरेटेड एप्लीकेशंस तो बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए। बेचारे एप्लीकेशंस को बनाने के लिए जो डेवलपर से बड़ी मेहनत करते हैं, फिर आप लोगों के लिए एप्लीकेशंस डिजाइन करते हैं, राइट। तो उसके बाद ये एप्लीकेशन आपके पास पहुंचता है। हालांकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि हाईली कॉस्टिंग करती है, जैसे ऑटोडेस्क की कंपनी है, मेरे फादर ऑटोकैड का एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है, राइट। और इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप या प्रीमियर प्रो में काम करते हैं। इवन ये जो मेरा सेशन है ये सारा दोबारा रिकॉर्डेड सेशन को प्रीमियर के अंदर हम लोग, मैं एक कंपनी है उसको देता हूँ, वो एडिट करती है, एडिट करने के बाद ये फाइनलाइज होकर आता है। तो सभी कंपनीज यानी कि जेन्युइन एप्लीकेशंस को यूज़ करती है, तो सभी को जेन्युइन एप्लीकेशंस यूज़ करने चाहिए, राइट। तो ये सारी की सारी कंपोनेंट्स होती है एक डेटा सेंटर के अंदर फिक्स, और यानी कंपोनेंट्स ये कह सकते हैं कि इसी का कलेक्शन है डेटा सेंटर, जहां पर ये सारी चीजें होती है, राइट। और स्टार्टिंग में हमने एक चीज और डिस्कस करी थी कि काफी सारी कंपनीज अभी अपने डेटा सेंटर को समुद्र में पानी के अंदर डुबा रही है। इसका रीजन क्या है? वेल अगर मैं बात करूं, अभी हाल फिलहाल में माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहला इसका टेस्ट किया था, क्योंकि जब डेटा सेंटर सेटअप किया जाता है, जैसे मैंने बोला था कि हमें एक लोकेशन चाहिए, एक प्लेस चाहिए, एक एरिया चाहिए जहां पर डेटा सेंटर का सेटअप करेंगे, तो ऐसे केस के लिए लोकेशंस आने वाले टाइम में बहुत कम पड़ जाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक लेवल और ज्यादा सोचकर और एज अ कूलिंग के प्रोस्पेरस नेचर को चीजों को ध्यान में रखते हुए भी एक चीज सोची और अपना डेटा सेंटर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर एक टैंक के अंदर फिक्स करके समुद्र के अंदर रख दिया, और इस प्रोजेक्ट का नाम था नैतिक, राइट। अगर इसके बारे में भी अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके बारे में मिल जाएगा, और बाकी यहां पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके का कुछ सेटअप हुआ था डेटा सेंटर के अंदर। ये सारा डेटा सेंटर अंडर सी था। अभी काफी सारी कंपनीज इसको फॉलो करने वाली है और इसको फॉलो करके आगे चीजें चलने वाली है। रीजन बीइंग, इस डेटा सेंटर के अंदर एक सबसे अच्छा बेनिफिट था, जब डेटा सेंटर चलता है कोई भी रनिंग एनवायरनमेंट में, ईयरली बेसिस पे अगर मैं बात करूं, ऑन एन एवरेज डेटा सेंटर का 8 से 10% इनफैक्ट होता है आपका रिसोर्स।
जैसे चाहे वो सर्वर्स हो, माइट भी हो सकता है वो खराब हो जाएंगे, या आप रिप्लेसमेंट करके कुछ चीजें फिक्स कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। स्टोरेज हो गया, नेटवर्क डिवाइसेस हो गए, यूपीएस हो गए, या कुछ भी इस तरीके की चीजें हो गई, तो कई बार आप रिसाइकिल करते हो, कई बार आप उन चीजों को रिपेयर करते हो, रिपेयर करके फिक्स कर कर चलाने की कोशिश करते हो, कई बार बस वो हटा देते हो और नया आ जाता है आपके पास। बट माइक्रोसॉफ्ट ने जब ये इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, नैतिक आइडियली ये 2017 के आसपास कुछ स्टार्ट हुआ था, और वैसे 14 से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी, और लेकिन डेवलपमेंट में जब ये आया प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, तो इन्होंने 2017 के अराउंड इसे नैतिक प्रोजेक्ट के नाम से था, पूरा का पूरा अंडर सी के अंदर रखा, और जब इसे निकाला 1 ईयर के बाद पता लगा कि केवल 8 सर्वर, तकरीबन डेटा सेंटर के अंदर 864 सर्वर्स थे, 864, और 8 ही सर्वर थे जो इन्फेक्ट हुए थे, यानी खराब हुए थे, बाकी सारा रिसोर्स अच्छा चल रहा था। तो अगर देखा जाए काफी ज्यादा फ्रूटफुल है दूसरे डेटा सेंटर के कंपैरिजन, राइट। तो इस तरीके से, इसी वजह से गूगल जैसी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्शन के और सर्वर्स पे भी ये टेस्ट कर रही है कि ये इस तरीके की चीजें वैलिड है, गुड है या नहीं है, तो अभी ये टेस्टिंग फेसेस में चल रही है, लेकिन अंडर सी भी डेटा सेंटर्स हो रहे हैं, राइट। तो कई बार ऐसा तो नहीं होगा कि हम अंडर सी जा रहे हैं और हम लोगों को दिखाओ ये माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर है, ये गूगल का डेटा सेंटर है, क्योंकि इतनी डीप ड्राइव में नहीं जाते हम, राइट। अगर हम ट्रेवलिंग भी कर रहे हैं सी के ऊपर, तो वो जो हमारा शिप है वो ऊपर वाली लेयर पे होता है, राइट। तो ये सारी चीजें थी हमारे डेटा सेंटर के बारे में। आई होप कि सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, बट फिर भी अगर कुछ चीज ऐसी है जिस कंपोनेंट के बारे में आप मेरे से ज्यादा डिटेलिंग में जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है, उसके लिए आप इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे को आप पिंग कर दें, मैसेज कर दें, या फिर आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर भी कमेंट कर दोगे तो भी मैं आपको आंसर्स करूंगा, या फिर आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग के लिए कुछ बैरियर्स हैं, अगर मैं ट्रेनिंग्स में होऊंगा या अपने ऑफिस का कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वंस आई विल बी फ्री ऑन दैट टाइम मैं आप लोगों को कॉल करूंगा, राइट। तो कुछ वो सारी चीजें, बट काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पेड भी होती हैं। पेड एज इन अगर मैं बात करूं तो मैं, क्योंकि हमारी कंपनी एस नेटवर्क जोन ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कराती है, तो ट्रेनिंग्स के अंदर भी चीजें हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मतलब दिल खुश कर दो, ताकि मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए अगला सेशन लेकर आऊं, राइट। और सेशन से रिलेटेड भी एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास कुछ ऐसा सेशन है, आपको लगता है कि यार ये क्रिटिकल है और इसके ऊपर पहले सेशन पे वीडियो आनी चाहिए, तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं उस पे पहले सेशन डिजाइन करूंगा, बाद में अपकमिंग जो मेरा प्रोजेक्ट होगा, सेशन आप लोगों को डिजाइन करूंगा, वो बाद में डिजाइन करूंगा, राइट। तो चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक एक ही चीज कहना चाहूंगा, बी सेफ।